सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घर पर। बहुत बढ़िया। तो भाई कैसे चल रही है पढ़ाई, सभी के सभी मुझे बता देंगे, सारे के सारे बच्चे मुझे बता देंगे, जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं वीडियोस, कैसा चल रहा है फिजिक्स में। आई होप आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपना प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th फिजिक्स में हमने कहाँ तक किया था। हमने आप लोग को बताया था कंप्लीट हिस्ट्री अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस, और बाद में हमने कुछ डिस्कस किया था आपके बारे इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, और फिर हमने आपको बताया था कि कंपैरिजन बिटवीन आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट आर द डिफरेंस। ठीक है, साथ ही साथ में हमने ये भी बताया था कि मास, ओके सो मास और अपने पास चार्जेज के बीच में डिफरेंस था, सॉरी मास और चार्जेज के बीच में डिफरेंस था। तो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आप आगे डिस्कस करेंगे कूलम्बियन फोर्स के बारे में। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स बिटवीन द चार्जेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किया था जॉर्ज ऑगस्टिन कूलम्ब ने। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आई थिंक 1875 और 1870 के अप्रोक्सीमेट उन्होंने स्टार्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंटल के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑन दी कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, ऑन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो भी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाएंगे सारे के सारे, स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही गजब टॉपिक है। ठीक है, हम देखेंगे सारा का सारा डिटेल बताएंगे आपको इसमें। ठीक है, तो चलिए भाई देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, मेरा नाम है अमित कुमार। आई वेलकम यू ऑल ऑन द एमिटी यूट्यूब चैनल, एमिटी फिजिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो भाई हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हम इसको बोल सकते हैं कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे। चलो भाई, हेडिंग अपने पास हम जो है हेडिंग ये डाल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हम बोल सकते हैं कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स। तो हेडिंग ये डालेंगे अपने पास कूलम्ब फोर्स। चलिए भाई, कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। हमने अब तक आपको डिस्कस करवा दिया था, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैसे वेरी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई थी, बहुत कुछ हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, जब हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज जो है हमने बताया था, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था, डेमोन्स्ट्रेशन से हमने देखा था कि लाइक चार्जेज होते हैं, लाइक चार्जेज वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, वो रिपेल करते हैं तो सम काइंड ऑफ फोर्स फील करते हैं वो आपस में। ठीक है, रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है, कोई ना कोई फोर्स तो जरूर होगा, बिल्कुल। अब वो फोर्स जो है कूलम्ब ने डिस्क्राइब किया, कूलम्ब ने फाइंड आउट किया बाय द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑन दी टोरिजिनल बैलेंस। आई थिंक टोरिजिनल बैलेंस नाम की कोई एक अपरेटस डिवाइस था, वहां से उसने क्या किया, छोटे छोटे टू स्फीयर्स लिए और वहां पर उनको चार्ज किया। चार्ज करने के बाद में वहां पर जो है कुछ फोर्स को उसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इतना फोर्स होता है, इतना कैलकुलेशन करते हैं, इतना मैग्नीट्यूड कर दे चार्ज का तो इतना हो जाता है, डिस्टेंस इतनी कर दे तो इतना हो जाता है। ठीक है, ये मीडियम रख दें तो ये इतना फोर्स हो जाएगा। वो बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में कुछ फाइनल कंक्लूजन ये आया, वो फाइनल कंक्लूजन हम यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर आपको बताने जा रहे हैं। चलिए अभी देखेंगे, नोटबुक निकाल लेंगे और उसमें लिखेंगे। देखिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने बोला द फोर्स ऑफ ठीक है, द फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू, ठीक है, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज। ठीक है, बहुत बढ़िया, दो रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, इज। अब इसमें दो बातें उसने बताई। पहली बात, ठीक है, पहली बात उसने बताई थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अरे यहां पर नहीं आ रहा यार, आगे लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक बात उन्होंने ये बताई। सेकंड बात उसने ये बोली कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड उसने बताई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये बोला था उन्होंने भाई। ठीक है, अच्छा एक बात नोटिस करने की बात है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपना ये स्टेटमेंट दे दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। उन्होंने ये बोला कि भाई दो अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स है ना, वो उन्होंने इस बात पर नोटिस करना, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस की बात उन्होंने की थी भाई, स्टेशनरी। ठीक है, पहली बात तो ये की थी। ठीक है, सेकंड बात उन्होंने ये बोली कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, और पॉइंट चार्ज उन्होंने बोला। पॉइंट चार्ज मैंने लिखा नहीं क्या, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, इस बात पर देगी स्टेशनरी वाला और पॉइंट चार्ज। तो लेट्स सी हम क्या लेते हैं कि दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। मान लीजिए इस चार्ज को हमने Q1 दे दिया, इस चार्ज को हमने बोल दिया Q2। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके जो बीच का जो सेपरेशन है, उनको हमने बोल दिया R है। इनके बीच का सेपरेशन क्या है, R है। पॉइंट चार्जेज का क्या मतलब होता है? देखिए, पॉइंट जो चार्ज है वो हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होगा किसी बॉडी के ऊपर, वो चार्ज जिस चार्ज की जो डायमेंशंस है वो उन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उनके कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल हो। ठीक है, वही बात आ गई कंपैरिजन वाली, कि मैं बोलूं कि भाई यहां से और अमेरिका की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इंडिया से जो अमेरिका की डिस्टेंस है, उसको यदि हम मेजर करें एक गाड़ी को लेकर या कार को लेकर, तो उसमें कार की जो लेंथ है वो नेगलेक्ट मान लेंगे, क्योंकि वो पॉइंट साइज हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत ही बेहतरीन। हम ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है आईफिल टावर की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ग्राउंड से आईफिल टावर की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मान लीजिए आप चींटी की सहायता लेते हैं। मान लीजिए चींटी चढ़ रही है, चींटी, ठीक है, चींटी आंट, वहाँ जो वो चढ़ रही है ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो वो जब जा रही है तो उसमें उसकी लेंथ तो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। अरे उसकी लेंथ तो नेग्लिजिबल हो गई। आईफिल टावर क्या, उसकी लेंथ तो अपने पास जो पोल होते हैं वह उसी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। तो जो पॉइंट चार्ज की कॉन्सेप्ट है या हम कंपैरिजन के बेस पर देते हैं, तो पॉइंट चार्ज जो है, ठीक है, इनके जो बीच की जो सेपरेशन है, उनका सेपरेशन के रेस्पेक्ट में इसकी डायमेंशन जो है, ठीक है, इस चार्ज की जो डायमेंशन है वो बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो, तो उसको हम बोल देंगे पॉइंट चार्जेस। ठीक है, एक बिंदुवत चार्ज, जैसे हम बोले इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यदि हम डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस सेपरेशन कर दे तो, ज़्यादा सेपरेट कर दे तो, ठीक है, तो वो कुछ पॉइंट चार्जेस की बात हमने बोली। तो वो बोल रहा है कि जो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इधर अट्रैक्शन और रिपल्सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। तो हम ये बोले कि मीन्स दैट इज, हम बोले हैंस, हम ये बोले कि भाई ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, पहली बात है। एंड उन्होंने बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ठीक है, इनको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मर्ज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ डायरेक्टली, ये अपने पास हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब ये जो है ये अपने पास आता है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब बाद में जब उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, ठीक है, जब अपने पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाया, अपने पास जो प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है उसने हटाया, तो उनके पास जो आया एक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वेयर हम ये बोले यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो K है, वेयर उन्होंने बोला जो K है, K इज कॉल्ड इलेक्ट्रो या फोर्स कांस्टेंट। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट उन्होंने बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट उन्होंने बोला, ये के की वैल्यू होती है, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम उन दोनों चार्जेज के बीच में फिल कर रखा है, ठीक है, किस प्रकार का जो मीडियम है दोनों चार्जेज के बीच में फिल कर रखा है। आपने वाटर फिल कर रखा है, या आपने वैक्यूम फिल कर रखा है, या आपने एयर फिल कर रखा है, या आपने ऑयल फिल कर रखा है। what kind of medium is present in between the charges, ठीक है, that will affect the value of k, that is called force constant, electrostatic force constant, ठीक है। अब बात करें, मान लीजिए इनके बीच में एयर है, या हम बोले वैक्यूम बोले, ठीक है। फॉर वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है वो देखना जरा, ठीक है। वो हम बोले फॉर वैक्यूम, ठीक है, फॉर वैक्यूम जो k की जो वैल्यू होती है, k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ बोलो, ठीक है। हम बोले न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक और कॉन्सेप्ट आई, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस बोल सकते हैं। देखिए वैक्यूम और फ्री स्पेस में, वैक्यूम या हम बोले फ्री स्पेस, ठीक है, वैक्यूम भी बोल सकते हैं या फ्री स्पेस, कोई स्पेस है नहीं, ठीक, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं तो वैक्यूम हो गया। तो ये एप्सिलॉन नॉट इसकी परमिटिविटी, इसकी वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट। ये भी अपने पास एक कांस्टेंट मिलता है k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द परमिटिविटी, बहुत ही डिटेल से अपने पास डिस्कस करेंगे, ठीक है, बस थोड़ी देर बाद में, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा के हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है परमिटिविटी, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक ये याद रखना है कि फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 है, ठीक है, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये अपने पास फोर्स कांस्टेंट है। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू है ये वैक्यूम के लिए आ गई, इनके बीच में यदि वैक्यूम प्रेजेंट हो दोनों चार्जेस के बीच में तो k की वैल्यू ही आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी सिस्टम ऑफ अपने पास यूनिट, कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हैं अभी बताएंगे, चलिए, ठीक है, इतना हुआ। अब यदि मैं वैक्यूम की बात करूं, ठीक है, thus we can write electrostatic force, we can write electrostatic force between charges in vacuum। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। दिस इज द मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, फॉर द डायरेक्शन वी नीड द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वैक्यूम के लिए अपने पास डिस्कस हो गया, ये फोर्स क्या हो गया वैक्यूम के लिए डिस्कशन हुआ, बोलो समझ में आया क्या, ठीक है, इतना हुआ। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई चार्ज की क्या होता है, फोर्स, ये इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। ये तो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना मैग्नीट्यूड, फोर्स कितना फील करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी सर, डायरेक्शन भी बताएंगे अभी, ठीक है, डायरेक्शन बताएंगे, पहले इसको नोट करेंगे फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए भाई नोट करेंगे सारे के सारे, ठीक है, जल्दी से नोट करो, ठीक है।
स्क्रीन को पॉज करके नोट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हुआ, ये अपने पास ठीक है, रखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक अपने पास कंप्लीट किया हमने। देखिए आगे हम डिस्कशन में लेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। चलिए ठीक है, ये हमारे पास हुआ सारा का सारा कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, तो ये अपने पास हम ऊपर लिख लेंगे इनको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई कितना आया अपने पास वैक्यूम में जो फोर्स आया, ठीक है, वैक्यूम में जो फोर्स आया, मतलब हम बोले वैक्यूम में, तो फोर्स जो है अपने पास वैक्यूम में अपने पास ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो सही है, ये अपने पास आता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि मैं बोलूँ, देखिए केसेस की बात करेंगे, ठीक है, कुछ केसेस की बात करेंगे। मैं बोलूँ इफ़ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलाम ले लूँ, तो 1 कूलाम रख दें, ठीक है। एंड साथ ही साथ में बोलूँ, एंड मैं बोल देता हूँ कि R जो है, R को मैं 1 मीटर लिख देता हूँ। तो जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स अपने पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 कूलाम और ये अपने पास हो जाएगा 1 मीटर। इसकी जो वैल्यू आती है वो अपने पास आ जाएगी 9 × 10⁹, ठीक है, और ये हो जाएगा न्यूटन। तो बहुत ही बेहतरीन अपने पास निकल के रिजल्ट। जब भी दो चार्जेज है जिनकी वैल्यू 1 कूलाम है और 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें, तो उनके बीच में हमेशा फोर्स लगेगा 9 × 10⁹। और दिस अपने पास एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड एज ए डेफिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलाम। तो मैं बोल सकता हूँ थस, ठीक है, हम ये बोले 1 कूलाम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलाम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इफ, ठीक है, इफ वी पुट, ठीक है, इफ वी कीप टू चार्जेज ऑफ 1 कूलाम, ठीक है, ठीक है, 1 कूलाम एट ए डिस्टेंस, एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर in air, then the force experienced by those charges will be 9 × 10⁹ न्यूटन। ये अपने पास 1 कूलाम की डेफिनेशन हो गई। कोई पूछे व्हाट इज द 1 कूलाम डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम की डेफिनेशन बताइए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम 1 कूलाम की डेफिनेशन ये बताएंगे कि 1 कूलाम जो है वो चार्ज होता है, यदि हम दो 1 कूलाम चार्ज की हुई बॉडी को यदि 1 मीटर के ऊपर डिस्टेंस पर रख दें पॉइंट चार्जेज को, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट विल बी 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो 1 कूलाम के अपने पास हम बता भी सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ और हम ये बोल सकते हैं कि भाई अपने पास चार्ज की जो यूनिट होती है वो 1 कूलाम होती है, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? 1 कूलाम। तो 1 कूलाम अपने पास ये आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वाजिबा, मज़ा आ गया, गजब, ठीक है। अब हम बात करें भाई कूलाम, अपने पास जो चार्ज होता है ना, चार्ज, ठीक है, चार्ज की हम यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज की यूनिट हम बोलें कि अपने पास MKS सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है, अपने पास क्या होती है, MKS में अपने पास होती है कूलाम, ठीक है, ठीक है, चार्ज यूनिट, ठीक है। इन SI सिस्टम, इन SI यूनिट, ठीक है, इन SI यूनिट हम ये बोल रहे हैं यूनिट सिस्टम, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी? यूनिट ऑफ चार्ज जो हो जाएगी, यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगी अपने पास कूलाम्ब, COULOMB, कूलाम्ब, कूलाम्बियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार फिजिसिस्ट थे भाई, बहुत ही शानदार फिजिसिस्ट थे, ठीक है। अब हम बात करें, ये बात करें, ठीक है, उस टाइम पर, मतलब खुद सोचो आप, उस टाइम पर इतने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व दे देना मतलब क्रांति थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके उस टाइम पर
मतलब लगभग 18, ठीक है 18 सेंचुरी की बात है, तो वहाँ पर जो वो दे देना वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है उस टाइम पर, ठीक है कितना मतलब सोचते हैं, कितना डीप में जाते हैं कि कैसे अपने पास एक्सपेरिमेंट करके कैसे उनको इक्वेशंस में डाल दिया, और यही इसी का अपने पास अब यूज़ करते हैं। देखिए यही तो है, उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया अपनी सारी लाइफ को फिजिक्स के लिए, ठीक है। एक ऐसा होना चाहिए जीवन में कि उसके लिए आप मतलब ऊंचा उद्देश्य, ठीक है नीचे उद्देश्य की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ऐसा जीवन में ऐसा होना चाहिए ऊंचे उद्देश्य के लिए आप जान दे सकें, ठीक है यही लाइफ है, ठीक है। सुप्रीम को पहुंचना, सुप्रीम में क्या क्या आता है, सुप्रीम में अदर्स की केयरिंग आती है, अदर के लिए भला होता है, अपनी केयरिंग आती है, ठीक है यही होता है सुप्रीम, और दैट इज दी वेरी नाइस थिंग, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आगे। हम बात करें भाई सीजीएस सिस्टम में, तो हम बोलेंगे इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम में बात करें भाई चार्ज की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज जो हो गई यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम देखिए यूनिट ऑफ चार्ज की हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने पास सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हम ESU से डिफाइन करते हैं, ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU से, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया ESU, ठीक है ESU, मतलब मैं बात करूं ESU यानी ESU, और 1 ESU जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, 1 ESU की फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अरे सिस्टम बस इसमें अपने पास यदि हम इसकी अपने को इनकी यूनिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है तो R की जगह तो क्या लिख देंगे सेंटीमीटर रख देंगे, 1 मीटर की जगह सेंटीमीटर कर देंगे, और न्यूटन जो है अपने पास 10⁵ डाइन हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और पता है क्या आता है, क्या आता है भाई, आई थिंक 1 कूलाम जो है उसकी जो वैल्यू आती है, 1 कूलाम की जो वैल्यू आती है वो 3 × 10⁹ ESU आती है, ठीक है 1 कूलाम की जो वैल्यू आती है 3 × 10⁹ ESU आती है, और बाकी चेक कर लेना, ठीक है यही है शायद, ठीक है। अब बात करें, ये तो एक सिस्टम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच, ठीक है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस टर्म्स में सीजीएस सिस्टम की कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में हम बात करें तो वहां पर जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, ठीक है ये होता है EMU, और यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करें तो 1 कूलाम जो आता है उसको आता है 1/10 EMU, ठीक है, और इसको एब्सोल्यूट, इसको स्टेट कूलाम भी बोलते हैं भाई, इसको 3 × 10⁹ जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये स्टेट कूलाम, ठीक है कई बार स्टेट कूलाम से भी आ जाता है, और इसको आ जाता है अब्सोल्यूट कूलाम, अब्सोल्यूट कूलाम, ठीक है अब्सोल्यूट कूलाम भी आता है, नेमिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है ज़्यादा नीचे हो गया, कुछ नहीं है, बस याद करना है, बस इसको ध्यान में रखना है बस, ठीक है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है 1 कूलाम = 1/10 EMU होता है, 1 कूलाम = 3 × 10⁹ ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट कूलाम ABC, ठीक है 1 कूलाम = 1/10, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से नोट करेंगे, ये अपने पास डिस्कशन हुआ कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम आगे, ये तो छोटा सा डिटेल, ये तो नॉर्मल कूलाम अपने पास जो चार्ज था उसी यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन था, मेन जो मुद्दा था अपना वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम्बियन फोर्स के बारे में, ठीक है तो नोट करेंगे। तो कूलाम्बियन फोर्स के बारे में हमने बहुत ही बढ़िया बात बोल दी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, तो मैग्नीट्यूड उन्होंने बता दिया, किन्होंने बता दिया, हमने नहीं, कूलाम्ब जी ने, ठीक है कूलाम्स फोर्स, ठीक है जॉर्ज ऑगस्टन कूलाम, शानदार। तो ये अपने पास हुआ कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ बिटवीन 2 चार्जेज। अब बात करें कि भाई फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाले सर, जैसे हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे निकाले, तो डायरेक्शन के लिए भाई आप ये बोलोगे जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, सिंपली यू नीड द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ, कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आपको बहुत ही ज़रूरत होगी, तो वो हम देखेंगे भाई अच्छे से।
हेडिंग डालेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ, या ऐसे बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आता है कि राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, बस हमें क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में इसको डिस्कस करना है। वेक्टर ले लेंगे, दो चार्जेज हैं उनके पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, दोनों के फोर्स दिखा देंगे, डायरेक्शन दिखा देंगे, और फिर अपने पास फोर्स हो जाएगा, अपने फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखिए डेफिनेशन में नहीं लिखने जा रहा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप डेफिनेशन बना लेना, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, हम बोलेंगे लेट टू चार्जेस, ठीक है, लेट टू पॉइंट चार्जेस विच मैग्नीट्यूड आर Q1 and Q2 that are placed, ठीक है, that are placed at position vector R1 vector and R2 vector। तो हम बोल रहे हैं भाई ये तो ओरिजिन हो गया, यहाँ से मैं बोलूँ कि एक अपने पास अपने पास ये पॉइंट चार्ज है, ये वाला अपने पास, ये हो गया R1 वेक्टर, ये R1 वेक्टर हो गया, मतलब मैं बोलूँ कि ये Q1 चार्ज हो गया। फिर मैं साथ ही साथ बोल देता हूँ एक और वेक्टर ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई R2 वेक्टर हो गया, ये जो अपने पास हो गया वो हो जाएगा अपने पास Q2 चार्ज हो गया। बोलो हाँ कि ना? अरे बोल मेरे मुन्ने, मेरे लाडले बोल दे जल्दी से, मेरे लाडले बोल दे। सही चल रहा है? बहुत बढ़िया, चलिए आ जाएंगे। देखो, एट दिस टाइम वी एज्यूम दैट Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। लेट्स से हम ये मान लेते हैं कि Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्जेज हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव चार्जेज हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेज है, तो मैं ये बोलता हूँ भाई, देखिए मैं ये बोलता हूँ कि देखो Q1 और Q2 है ना, Q1 और Q2 है, ये डैश डैश से मैंने एक लाइन बनाई ऐसे ही। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि भाई Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज हैं। बिल्कुल जी हैं। तो देखिए Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगाएगा, Q2 के ऊपर Q1 फोर्स लगेगा, आपस में फोर्स लगाएंगे, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी। तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। देखिए ये खासियत है, ये खासियत है कूलम्ब फोर्स की। कूलम्ब फोर्स की एक प्रॉपर्टी है, कूलम्ब फोर्स ये बोलता है कि कूलम्बियन फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द between the two charges, along the line joining, ठीक है, from the center of those spheres। उस लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगेगा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा 2 वाला इस तरफ। ठीक है, तो ये फोर्स आएगा, ये इस तरफ फोर्स आएगा, मतलब फोर्स वेक्टर होगा। और फोर्स वेक्टर को मैं बोलूँगा कि ये मान लेते हैं कि 1 के ऊपर जो है वो 2 लगा रहा है, 1 के ऊपर 2 लगा रहा है फोर्स, तो इसको बोल देते हैं एक F12 वेक्टर हो गया। भाई इस तरफ लगा रहा है फोर्स, मान लेते हैं इस तरफ लगा रहा है। ठीक है, मान क्या लेते हैं, लगाएगा ही, पॉजिटिव चार्जेस है। और 2 के ऊपर ये इस तरफ लगाएगा भाई, तो इसको बोल देते हैं कि 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स है। भाई 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स है। वाजी वाह, अजीब, बहुत ही बढ़िया बात कह दी सर। तो मैं बात करूंगा भाई, सीधी सी बात मैं बोलूंगा, कोई बकवास नहीं करूंगा, सीधी बात मैं बोलूंगा दी फोर्स। ठीक है, मैं बोलूंगा दी फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है, ड्यू टू Q2 क्या होगा भाई, मैं बोलूंगा 1 के ऊपर जो है सेकंड लगा रहा है, 2 लगा रहा है, वाजी वाह। 1 के ऊपर कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, वाजी वाह। और कोई भी जो वेक्टर होता है उस वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है सर? कोई भी वेक्टर होता है उसको लिखने का तरीका, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो और उसकी डायरेक्शन लिख दो, सिंपल सा बात है। ठीक है, कोई भी वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड लिख दो और उसकी डायरेक्शन लिख दो। अब मैं बोलूंगा F12 है, इसका मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता है, ये 12 हो गया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन तो मेरे को नहीं पता भाई, इसकी डायरेक्शन F12 के, कोई भी रैंडम डायरेक्शन मान ली मैंने यहाँ पर 12 के, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ है सर।
इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ है, ये वाली डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन लूं मैं? एक काम करते हैं कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज दैट काइंड ऑफ वेक्टर विच हैज ए मैग्नीट्यूड 1 एंड इट इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन। ठीक है, ओनली यूज द प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को निकालने के लिए मैं ये बोल देता हूं कि भाई इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया, यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या मैंने बोल दिया? ये बोल दिया मैंने F12 कैप। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इन दो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? इन दो चार्ज के बीच डिस्टेंस कितनी है भाई? कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की डिस्टेंस? इनके बीच की डिस्टेंस तो हम लेते हैं आर से ही लेते हैं। क्या लेते हैं? आर से लेते हैं, आर ही लेते हैं। ठीक है, अब एक काम क्यों करूं ना, मैं एक काम करता हूं कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसी के अलोंग में एक वेक्टर डिफाइन कर देता हूं। ठीक है ना, इसी के अलोंग में वेक्टर डिफाइन कर देता हूं। मैं बोलता हूं कि यहां पर जो है एक वेक्टर ऐसे डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और अपने पास इस प्रकार से मैंने डिफाइन कर दिया, यानी 2 से 1 की ओर डिफाइन कर दिया। वापस बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? 2 से 1 की ओर डिफाइन कर दिया, 2 से 1 की ओर। तो इसको मैंने बोल दिया R21 वेक्टर। बोल दे, R21 वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया। ये कौन सा वेक्टर है सर? ये वेक्टर ये अपने पास है, लेंथ वेक्टर है। ठीक है, इसकी लेंथ तो अपने पास R है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि R21 जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, जिसको हम बोल सकते हैं R21 जो है वो R है। एक और वेक्टर डिफाइन कर देता हूं मैं, वो वेक्टर मैं इस तरफ डिफाइन कर देता हूं, जिसकी लेंथ तो सेम ही है, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये हो गया भाई, ये डिफाइन मैंने कर दिया। मतलब ये हो गया 1 से 2 की ओर। मतलब 1 2, बोलो मेरे मुन्ने, 1 2 कर दिया। मतलब मैं बोलूं कि भाई 1 2 वेक्टर डिफाइन कर दिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया? इसका मैग्नीट्यूड 1 2 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी R है। अरे लेंथ तो सेम ही है। कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड सिंपल उसकी लेंथ ऑफ वेक्टर। लेंथ कितने? लेंथ तो सेम ही है, दोनों की लेंथ तो सेम ही है, लेंथ तो R है। तो R मैंने बोल दिया, चलो बहुत बढ़िया। ये क्यों बोल रहा हूं मैं सर? ये R12 वेक्टर। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी बता देंगे क्यों बोल रहे हैं। देखिए, एक बात बताओ, F12 वेक्टर है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। F12 कैप की डायरेक्शन इस तरफ है, और इसी डायरेक्शन में R21 वेक्टर है। अरे इसी डायरेक्शन में क्या है? R21 वेक्टर है। एक बात बताओ, R21 को लिखोगे कैसे? R21 को लिखोगे R21 और R21 कैप में। बोल दे, तो मैं ये ऐसे बोल दूं क्या? कि R21 कैप बोल दूं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो दोनों यूनिट वेक्टर सेम होता है, तो इसकी डायरेक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं। बहुत ही बढ़िया, वाजीवा सर। सिमिलरली मैं ऐसे बोल दूं कि 21 क्या होगा? 21 जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा 21 और R12 कैप। वाजी सर, मजा आ गया, गजब बोल दिया अपने तो। अब एक बात बताओगे क्या सारे के सारे? मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड हम बता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और बता देते हैं, चलिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? सिंस बाय कुलाम्स लॉ मैग्नीट्यूड बता सकते हो? बाय कुलाम्स लॉ F12 इक्वल टू F21 जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोल दे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही बात है, वाजीवा सर, बहुत ही बढ़िया। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 भी लिख दे, चाहे R21 भी लिख दे, का मोड का स्क्वायर। बात तो एक ही है, क्योंकि R12 भी आ रहा है R21 भी आ रहा है, दोनों सेम है। वाजी वाह सर, एक बात और बोल दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब देखिए नाउ मेरे को तो वेक्टर फॉर्म निकालनी है, मेरे को तो क्या निकालनी है, वेक्टर फॉर्म निकालनी है। तो वेक्टर फॉर्म हम निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म अभी निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इन मैग्नीट्यूड को यहां पर रख देता हूं, ठीक है। हैंस मैं एक काम करता हूं, F12 वेक्टर फॉर्म निकालनी है ना, तो वेक्टर में लिख के चलेंगे। तो मेरे पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये R12 कोई भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर 1-2 है ना, तो इसी की फॉर्म में ले लेते हैं, बोल सही है। 2-1 की फॉर्म में ले ले या 1-2 की फॉर्म में, बात तो है कि R की फॉर्म में ले लेते, ठीक है। वो थोड़ा मैचिंग हो जाएगा, मैचिंग क्या हो रहा है, मैचिंग। तो चलो ये हो गया R21 कैप, ये हो गया R21 कैप। अच्छा इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सर Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। अपने पास क्या हो गया, ये R21 या R12, बात एक किया, बस ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे, दिल को सुकून आए। तो ये हो गया R21 का स्क्वायर और ये हो जाएगा ये R21 कैप, ठीक है, सुकून, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि F12 वेक्टर है, वो हो जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R21 को मैं लिख सकता हूं R21 वेक्टर अपॉन R21 की क्यूब हो गया। अब ये किस किस को समझ में आई ये बात किस किस को समझ में आई, क्योंकि मेरे को पता है सर R जो 21 वेक्टर, R जो अपने पास 21 वेक्टर होता है वो होता है R21 और R21 कैप होता है। तो R21 जो कैप है वो R21 वेक्टर अपॉन R21 हो जाएगा, और यही मैंने यहाँ पर रखा, 21 कैप की जगह मैंने वो नीचे वाला रख दिया और ये आ गया। सिमिलरली F12 की जगह मैंने F21 वेक्टर कर दिया, F21 आ जाएगा। तो F21 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। बात है कि ये 21 रख दो या 12 रख दो, मैचिंग के लिए मैं लिख देता हूँ 12 की क्यूब, और मैचिंग के लिए मैंने ये अपने पास 12 वेक्टर, मैचिंग। अब एक बात बताएंगे, एक बात बता देंगे, सभी के सभी मेरे बच्चे, सारे के सारे मेरे दोस्त जितने भी हैं, एक बात बताएंगे। सिंस एक बात बताओ, R12 जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये अपने पास क्या हो गए, कौन से वेक्टर हैं, नेगेटिव वेक्टर। क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेंथ तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो उन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर, R12 इक्वल टू माइनस R21। अब यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, R21 की जगह मैं माइनस R12 कर दूँ या R12 की जगह माइनस R21, बात एक ही है। तो मैं एक बात करूँगा यहाँ से जो है, हैंस वी कैन सी आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी आंखों से देख सकते हैं कि F12 जो वेक्टर है वो माइनस F21 वेक्टर हो गया। मतलब 1 के ऊपर 2 के कारण लगने वाला फोर्स, 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। वो तो हमें पहले भी दिख रहा था और हमने अपने पास मैथमेटिकल फॉर्म में भी प्रूव कर दिया। और ये जो इस काइंड के जो अपने पास जो फोर्सेस होते हैं, ये जो होते हैं, ठीक है, ये अपने पास होते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। हैंस कुलाम्स फोर्स, ठीक है, फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बहुत ही बढ़िया, ये अपने पास आता है, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा और भी फॉर्म हम दिख सकते हैं,
इसकी आगे भी फॉर्म हम लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी फॉर्म हम और भी लिख सकते हैं। यहाँ तक जब आ गया तो हम आगे भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए सर, तो तुम कहोगे सर यहाँ पर बताओ मेरे को, तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगा देंगे, ठीक है, और ठीक है आगे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया अपना कंप्लीट, एग्जाम में लिख सकते हो, यहाँ तक आगे भी कर लेते हैं, ठीक है। बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्राइंगल लॉ, ठीक है, ट्राइंगल लॉ क्या लिख सकते हैं भाई? R1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, R12 वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास R2 वेक्टर, और R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वाह जी वाह सर, वाह जी वाह, मजा कर दिया। अब इसकी जगह मैं पुट कर देता हूं। थस मैं लिख सकता हूं कि भाई F21 जो वेक्टर हो गया, F21 जो वेक्टर हो गया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस, मतलब R12 की क्यूब, R12 की क्यूब, R12 क्या मैग्नीट्यूड है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मतलब ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया। अरे रे रे रे, और R12 वेक्टर पुट कर दे, यानी R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर हो गया। तो ये भी अनदर फॉर्म है। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्सेज, कूलम्ब्स लॉ फोर्सेज बिटवीन द चार्जेस। बोलो, ये अपने पास आ गई। और 2 1 की भी लिख सकते हैं, बस माइनस लगाना पड़ेगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बोलो भाई, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, जब भी आपको फोर्स निकालना है, मैं बोलूँ भाई 2 के ऊपर 1 के कारण फोर्स निकालो, 2 के ऊपर, मैं बोलूँ कि 2 के ऊपर 1 के कारण फोर्स निकालो, तो फोर्स निकालोगे कैसे? फोर्स निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 रख दोगे, इनकी लोकेशन क्वेश्चन में दे देगा, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकाल दोगे, तो यहाँ पर क्यूब कर दोगे, और ये जो वेक्टर इनका सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उस विद डायरेक्शन आ जाएगा, विद डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया। अदरवाइज ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना तो सिंपल K/Q Q2 अपन R², सिंपल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये तो है फॉर्मूले बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। अदरवाइज सिंपल अपने पास जो वे है तरीका फाइंड आउट करने का, पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। मतलब ऐसे है कि पहले तो एफ अपने को निकालना है, सपोज करो F21 वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करो 2 1 के ऊपर 2 1 का पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। फिर इनकी डायरेक्शन अपन ओरली बता सकते हैं। यदि आपका वेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यदि वेक्टर अच्छे से पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बताया भी था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी था, यदि वेक्टर अच्छे से पढ़ा है तो डायरेक्ट आप देख करके, फिगर्स में देख करके, कोऑर्डिनेट वगैरह देख करके आप डायरेक्ट अपने पास डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये तो पता ही है ना कि प्लस प्लस चार्ज जब वो मतलब दूर की तरफ, मतलब अवे अपने पास धकेलेगा, तो ये वाली डायरेक्शन होगी, और ये वाली डायरेक्शन तो निकाल सकता है ना तू। यदि इसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, यानी 1 2 दे दिया जाए, तो वेक्टर को बनाना नहीं आता तेरे को। यदि 2 पॉइंट हैं तेरे पास, ठीक है, 2 पॉइंट हैं तेरे पास, 2 पॉइंट तेरे को दे दिया जाए, ठीक है, 2 पॉइंट तेरे को दे दिया जाए, तो तू वेक्टर नहीं बना सकता? तू नहीं बना सकता क्या? देख ऐसे बना दिएगा तू। सपोज कर तेरे को ये अपने पास है, एक पॉइंट अपने पास ये दे रखा है, तेरे को दे दिया x1 y1, और वेक्टर की वेक्टर अपने पास ये तेरे को दे दिया x2 y2, ठीक है। तो तू ये वेक्टर नहीं बना सकता, तू डायरेक्शन नहीं बता सकता, ये वेक्टर नहीं बता सकता, मतलब ये है अपने पास 1 और ये हो गया 2, तो तू R12 वेक्टर नहीं बना सकता। बता, तो R12 कैसे बनाएगा? तो R12 वेक्टर बना लेगा तो डायरेक्ट क्या कर देगा, x2 माइनस, तो सर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये वेक्टर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो मतलब R12 कैप निकालना, तो मतलब R12 वेक्टर अपॉन R12 डायरेक्ट निकाल लेगा, तो ये तो हो गया वेक्टर, यानी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, और मैग्नीट्यूड में क्या लिख देगा, अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये सिंपल खत्म, टाटा बाय बाय। बहुत ईजी है यार। और ये वाला जो तरीका भी बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पीड अप कैलकुलेट करें स्पीड से, अदरवाइज ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि तुम याद ना रखो, तुम समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से पढ़ाना अपना काम है भाई, सही है, ठीक है।
तो बहुत ही बढ़िया बात हुई, ठीक है। 9 हो गया है, ठीक है। अब 1 आवर के करीबन हो गया अपने पास, ठीक है। तो अपना हो भी गया कंप्लीट, वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया, कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन कर दिया, कूलम्ब लॉ के बारे में सारी डिटेल बता दी। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है कूलम्ब लॉ की अपने पास प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कूलम्ब लॉ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उनके बारे में भी बताना अपने पास क्या है, शेष बचा हुआ है। साथ ही साथ हम और भी बताएंगे आपको कि कूलम्ब जो लॉ है, ठीक है, कितनी उसकी रेंज कितनी है, कहाँ तक लगता है, हर जगह वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, कूलम्ब लॉ। तो ये हम उसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है, पढ़ते रहें अच्छे से, सही है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तक अपने पास हमने कवर किया, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का, ठीक है, कूलम्ब लॉ के बारे में, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर इसका कंपैरिजन देखेंगे ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट और डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बोथ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।